आज की बड़ी राजनीतिक खबर वो है जिसका कई दिनों से सबको इंतजार था, और ये खबर है सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी में नितिन नवीन ने अपनी नई टीम का ऐलान कर दिया है। इसमें कई किस्म के परिवर्तन किए गए हैं। ज़्यादा जानकारी देंगे हमारे सहयोगी हिमांशु मिश्र, जो कि बीजेपी की गतिविधियों पर पैनी नज़र रखते हैं। हिमांशु जी, बहुत दिनों से इस नई टीम के गठन को लेकर कयास जारी थे। आज जबकि सारी स्थिति स्पष्ट हो चुकी है और टीम डिक्लेयर हो चुकी है, मोटी फाइंडिंग्स बताएं, क्या कुछ इसमें आया है? इसमें मुझे जो लगता है सबसे अहम है जी कि भाजपा ने ये पहचाना है कि अब असली सियासी जंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर होगी। अच्छा, तो सबसे बड़ा परिवर्तन जो है भाजपा ने, कई चीज़ें हैं, कई नए चेहरे आए, मतलब 80% नए चेहरे आए। इस पर मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन मैं सबसे पहले बात करूंगा कि जो जेएनजी आंदोलन हुआ है उस पर जो भाजपा को जो झटका लगा है, उससे संभलते हुए भाजपा ने मीडिया, सोशल मीडिया और मुख्य धारा की मीडिया के लिए जो टीम थी उसका पुनर्गठन किया है। उसमें ख़ास बात यह है कि जो सोशल मीडिया हैंडल होता है, IT सेल जिसको कहते हैं भाजपा का, सिर्फ एक व्यक्ति के जरिए चल रहा था, अमित मालवीय के जरिए। उनकी छुट्टी हो गई, उनकी जगह 5 लोगों की टीम बनी है। पांचों धुरंधर हैं, IT सेल के, मतलब डिजिटल प्लानर हैं, सोशल मीडिया पे मुखर हैं, आक्रामक हैं। आपको याद होगा जब ये जेएनजी आंदोलन हुआ था तो प्रधानमंत्री ने कहा था कि 1/3 आबादी जेएनजी है। तो वो कहाँ सोशल मीडिया के किस मंच का इस्तेमाल करते हैं? प्रधानमंत्री ने इसका उदाहरण देते हुए खुद इंस्टाग्राम का उपयोग किया था। उसके बाद मंत्रालयों को आदेश दिया था, आप विदेश मंत्रालय कवर करते हैं। आपने भी देखा था कि वो एक नए स्नैपचैट पे आए थे, इस तरह का आंदोलन। उसके बाद ये सारे पेशेवर लोगों की नियुक्ति हुई है। इसका मतलब बीजेपी ने इसको समझा है कि 1/3 आबादी है, जो अब तक परंपरागत राजनीति होती है कि अलग अलग कास्ट का एक ग्रुप बनाओ। जैसे बीजेपी ने कोशिश की, हमारी जाति है, महिला है, किसान है, युवा है। और ये जेएनजी आंदोलन ने एक नया वोट बैंक क्रिएट किया है। तो उसको साधने के लिए जो 1/3 है, उसके लिए बीजेपी में मुझे बेचैनी दिख रही है, इसको कैसे साधा जाए। जी, तो चलिए, सोशल मीडिया वाला एक आयाम है, एक नई कॉन्स्टिट्यूंसी क्रिएट हुई है जेनजी की, और उनको साधने के लिए अलग अलग स्टेप्स उठाए जा रहे हैं। इसके अलावा संगठन में जो फेरबदल किया है उसमें क्या कुछ खास है? देखिए, ये भी संदेश देने का दूसरा तरीका ये है, 80% चेहरे को बदल दिया गया। अच्छा। और जो एवरेज 56 होता था इसका आयु नेशनल टीम का, वो घट करके अब 51 रह गई। अच्छा। तो ये इसलिए हुआ है कि जब पीढ़ी परिवर्तन का संकेत दिया था आपने नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना करके, और उसी के अनुरूप टीम बनाई गई है जिसमें यूथ ज़्यादा है, अनुभव भी है। अनुभव ऐसे लोगों का लिया है जो वैचारिक दृष्टि से बड़े प्रतिबद्ध लोग हैं। आप देखिए, लंबे समय तक महासचिव रहे राम माधव, फिर अचानक से जब वो 2020 में नड्डा की टीम बनी तो राम माधव उस टीम में नहीं थे, तो फिर उस संघ में वापसी हुई थी उनकी। अब राम माधव फिर से हैं, तो ये दिखाता है कि वैचारिक दृष्टि से जो बड़े स्ट्रॉन्ग हैं उनको भी टीम में लाने की ज़रूरत है। और दूसरा देखिए, स्मृति ईरानी हैं जो जिनकी वापसी हुई है पहली बार महासचिव के तौर पर। हालांकि उन्होंने महिला मोर्चा का अध्यक्ष के रूप में कई संगठन में और जिम्मेदारी संभाली है, सरकार में भी जिम्मेदारी संभाली है, लेकिन पहली बार महासचिव के रूप में उनकी वापसी हुई है। वो इसलिए कि महिला में कोई मुखर चेहरा इनके पास नहीं था, तो वो हुई है। और ज़्यादातर आप देखेंगे कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सचिवों में तो एक सचिव को छोड़ के सारे लोगों की छुट्टी हो गई। उपाध्यक्ष में 3 रह गए, 3 में 2 ही रह गए। एक को जो है आपको सौदान सिंह को फिर से राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री बनाया गया, तो उसमें मैक्सिमम छुट्टी हो गई। महासचिव पद में सिर्फ सुनील बंसल और विनोद तावड़े रह गए। वो इसलिए कि सुनील बंसल का आप अगर इतिहास देखेंगे तो 14 में जब वो नामालूम सा चेहरा थे, वो जब टीम अमित शाह से जुड़े थे चुनाव में, उसके बाद से अचानक वो आए। 14 के चुनाव में भाजपा ने प्रचंड प्रदर्शन किया था, 19 के चुनाव में प्रचंड प्रदर्शन किया, 17 में भाजपा सत्ता में वापसी हुई बीजेपी की, फिर 22 में फिर से वापसी हुई। तो उन सुनील बंसल जो उन्होंने बंगाल में जो दशकों पुराना सपना था जनसंघ से लेके भाजपा तक का, वो खिलाने में मदद की सुनील बंसल ने, उनकी वापसी हुई है। बाकी जो इनको लगा
कि ये चेहरा ढोने से फायदा नहीं होगा, वो सारे चेहरे निकाल दिए गए। यानी अब जैसा कि आप बता रहे हैं कि 80% अगर बदलाव किया गया है, तो क्या इसका कोई नकारात्मक फॉलोआउट भी हो सकता है बीजेपी में आने वाले दिनों में? क्योंकि अगर इतना भारी परिवर्तन अगर आप करेंगे जी मुझे देखिए, मुझे तुलना करनी होगी कांग्रेस की सत्ता और बीजेपी की सत्ता से। जब कांग्रेस भी उरोज पे थी तो किसी को भी कोई पद दे देती थी, किसी को भी मंत्री बना देती थी, किसी को भी संगठन में कर देती थी। भाजपा जब 2014 में जीती तो थोड़ा बहुत सतर्कता पार्टी ने बरता। 19 में जब उसकी सीटों की संख्या बढ़ गई तो ये भेद मिट गया, कांग्रेस भाजपा में अंतर मिट गया ये सारी चीज़ों का। तो जिसका कोई ना मास बेस था ना किसी को फायदा है, अलग अलग गुट के नेताओं को प्रश्रय दे दिया गया, सरकार में भी संगठन में भी। तो मुझे लगता है जेएनजी आंदोलन के बाद भाजपा सतर्क हुई है कि जो चेहरे जिससे हमें वोट मिलेगा वही संगठन में रहेगा। मुझे लगता है आने वाले टाइम में देखिएगा, अभी मुझे नहीं लगता 1 हफ्ते से ज़्यादा आपको इंतजार करना होगा, मंत्रिमंडल का भी विस्तार होना है, वहाँ भी यही दिखेगा। जिससे पार्टी को फायदा होगा वही चेहरे रहेंगे, जिनसे फायदा नहीं होगा वो उससे अवधूरी बनाएगी पार्टी। इस टीम से मुझे यही संकेत मिल रहा है। ये एक बड़ी खबर जाते जाते हिमांशु जी यहाँ पर दे रहे हैं कि जिस मंत्रिमंडल विस्तार की भी खबर बहुत दिनों से थी और उस संबंध में कयासबाजियां जारी थी, उस संबंध में भी स्थिति अब अगले 1 हफ्ता में साफ होने की उम्मीद है। जबकि पीढ़ी परिवर्तन की यही प्रवृत्ति बीजेपी में अब मंत्रिमंडल के गठन में भी नजर आ सकती है। फिलहाल शुक्रिया हिमांशु जी इस पूरी जानकारी के लिए आपका। तो ऐसे ही दिलचस्प पॉलिटिकल वीडियोस देखने के लिए आप अमर उजाला पर बने रहें। इस वीडियो में मुझे दीजिए अपने कैमरा पर्सन जाकिर के साथ इजाजत। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।